आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? देखिए, हमारे पास में हमें ये मालूम है कि टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स में से 117 एलिमेंट्स के लिए हमने बिल्कुल ही एक अलग केमिस्ट्री को चुना है, और सिर्फ एक एलिमेंट के लिए एक अलग ब्रांच बना दी। ठीक है। वो एक एलिमेंट कौन है? वो है कार्बन। कार्बन के लिए बिल्कुल ही एक अलग ब्रांच बना दी है। ठीक है। कार्बन की स्टडी के लिए जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी 117 के लिए जो केमिस्ट्री बनी है उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। वह कंपाउंड जिनमें आपका कार्बन मौजूद होता है उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा? द कंपाउंड्स containing carbon। द कंपाउंड्स containing carbon। पर कुछ एक ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें आपका कार्बन मौजूद है, बट दे आर नॉट रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाता है। जैसे जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें देखो कार्बन है, लेकिन इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। जितने भी बायकार्बोनेट्स हैं, HCO3 जिसमें भी लगा हुआ है, या जितने भी कार्बोनेट्स हैं, CO2-2, जितने भी हैं आपकी, ठीक है, ऑल्दो दे हैव कार्बन, बट नॉट रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाता है। ठीक है। तो सिर्फ इन कंपाउंड को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी भी कंपाउंड में कार्बन होगा तो आप उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहोगे। क्या कहोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहोगे। ठीक है ना। एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पहले एक थ्योरी थी जिसे हम बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड या सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिविंग बीइंग। सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर बनते हैं बाय सम वाइटल। वाइटल मतलब होता है कोई रहस्यमय ताकत, कोई मिस्टीरियस फोर्स, कोई ईश्वरी ताकत। ठीक है। मिस्टीरियस फोर्स यानी जो आपको समझ में नहीं आए, वाइटल फोर्स। एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज लेटली, दे कैन नॉट बी synthesized इन लेबोरेटरी। इन्हें लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। ये थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर बनते थे शुरुआत में। ठीक है ना। जब तक हमने उसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया, और ये कहा गया कि उसे कोई वाइटल फोर्स बनाता है, और वाइटल फोर्स बनाता है तो इन्हें लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने फिर इसके बारे में सोचे नहीं। उन्होंने कहा जब लेबोरेटरी में बन ही नहीं सकता तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, इसे बनाओ ही नहीं। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर एक्सीडेंटली इन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया था लेबोरेटरी में। प्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। अब वो भी कैसे बनाया था? एक्सीडेंटली। हाँ। ठीक है। वो अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, NH4CnO। ये है अमोनियम साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को ये क्या कर रहे थे, ये गर्म कर रहे थे, तो गर्म करने पर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बन गया। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज प्रिपेयर्ड इन द
लेबोरेटरी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बना। तो जब ये बन गया तो उन्होंने दोबारा तिबारा करके देखा तो भी बन गया आपका। तो उन्होंने कहा देखो ये लेबोरेटरी में बन गया, है ना, और हम कोई वाइटल फोर्स भी नहीं है, कोई रैस्म ताकत भी नहीं है, ठीक है, और लेबोरेटरी कोई एक अपने आप में लिविंग बीइंग भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, गलत है, और इस थ्योरी को यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया इस थ्योरी को। ठीक है, इसे हटा दिया गया। तो फेडरिक वॉलर वह पहले आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। बाद में कोल्ब भी आया, ठीक है, इन्होंने 1845 में आपका एसिटिक एसिड को बनाया, CH3COH। ठीक है, देखो 1828 में इन्होंने किया था, ये जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने 1828 में, उसके बाद में जो सेकंड कंपाउंड बना था वो आपका एसिटिक एसिड बना था। ठीक है, फिर आपके और तमाम लोग आते रहे जिन्होंने आपकी अलग अलग मीथेन गैस वगैरह बनाई, बर्तोल्ट ने, ठीक है ना, और इन सब लोगों ने अपने ये अलग अलग बनाई। ठीक है, तो फिर यहां से ये वाइटल फोर्स थ्योरी हट गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो साइनाइड्स होते हैं, अच्छा एक बात ये भी याद रखना, जो साइनाइड्स होते हैं उनमें भी कार्बन होता है, लेकिन आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। कौन? मेटल साइनाइड। ठीक है, और कार्बाइड्स भी। तो कार्बाइड्स और साइनाइड्स को भी हम इसी कैटेगरी में रख देते हैं, मेटल साइनाइड, ऑर्गेनिक साइनाइड नहीं, ठीक है ना, एंड मेटल कार्बाइड। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया, ठीक है, या कैल्शियम कार्बाइड हो गया, तो ये सब में आपका कार्बन मौजूद है, लेकिन हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले मेनली कहां से मिलते थे? तो प्लांट्स, एनिमल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, फर्मेंटेशन, वुड, सिंथेटिक मेथड। क्योंकि देखो कार्बन सभी जगह मौजूद है, आपका हर एक जो सेल बना हुआ है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन आपकी जो है वो अमीनो एसिड्स और इन सारी चीजों से मिलकर आपकी बनी हुई है, और इन सब में क्या है, आपका कार्बन मौजूद होता है। आप जो कपड़े पहन रहे हो उसमें कार्बन, हर चीज में, आपके घर में जो सीमेंट लगा हुआ है उसमें भी आपका कार्बन। ठीक है, आप जो पेन यूज कर रहे हो उसमें जो प्लास्टिक है वो उसमें कार्बन है। ठीक है, आपके जो घर में स्विचेस यूज हो रहे हैं वो भी आपके किसके? पॉलीमर्स के बने हुए हैं, उनमें भी आपका कार्बन है। लकड़ी सेल की बनी हुई है, उसमें भी क्या है? कार्बन है। ठीक है, सिर्फ मेटलिक कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए, जैसे आपका फैन है तो उसमें कार्बन नहीं है, वायर में कार्बन नहीं है, लेकिन वायर के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी रहती है वो, उसमें आपका कार्बन मौजूद है। तो कार्बन आपका लगभग लगभग हर चीज में मौजूद है। जितने भी फ्रूट्स आप खाते हो, जो भी फल खाते हो, जो सब्जियां खाते हो, उन सब में आपका कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, तो कार्बन हर हर जगह मौजूद है, आप जो भी कपड़े पहन रहे हो उसमें कार्बन। तो कार्बन मतलब सब कुछ, सारी चीजें कार्बन से मिलकर ही बनी है। ठीक है, और जहां कार्बन है वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट भी है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है या उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ एक को छोड़ दिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मैंने आपको ये वाले बताए, इनमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, इनमें मेटल साइनाइड है, मेटल कार्बाइड है, इनमें कार्बन है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो दे जनरली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जनरली मतलब ये नहीं कि आपका अरे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते। अब एल्कोहल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जनरली। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात किया जाए, solubility generally insoluble in water। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आपकी, ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया एल्कोहल हो गया। ठीक है, फिर आपका जैसे हमने ये बोल दिया कि आपके कुछ एक एसिड्स भी हो गए आपके, जैसे एसिटिक एसिड जिससे अपना विनेगर बनता है। ठीक है,
और जैसे हमने बोल दिया आपका सिट्रिक एसिड, भाई नींबू का रस जो रहता है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है कि नहीं, ऑक्सलिक एसिड, ये सब भी आपके पानी में सॉल्व हो जाते हैं। तो जितने भी आपके एसिड्स वगैरह रहते हैं ये सब, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहते हैं ये जनरली डिजोल्व नहीं होते हैं, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, डू नॉट डिजोल्व इन, सॉरी, ये डू नॉट डिजोल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। फिर वही बात कहेंगे, यहाँ भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। बेसिकली आप 11th में पहुंचोगे तो आप पोलर नॉन पोलर समझोगे, तो वहां पे पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को। तो इतना मतलब सटीक इसे फॉलो नहीं करना कि नहीं भाई, ये एक जनरल आइडिया लेकर चलना है। तो ये इंसॉल्युबल रहते हैं वाटर में, तो फिर इन्हें घोलने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इन्हें घोलने के लिए चाहिए, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोनों में सॉल्युबल हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया एल्कोहल, एल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल हो जाता है और पानी में भी सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। फिर इसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, मतलब यहाँ जस्ट अपन एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। इनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, और इजिली आपकी ये हीट करने पर डिसॉल्व वगैरह हो जाते हैं, जबकि इनके जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एक जनरल बात अगर अपन करें, हाँ, ये सारे के सारे इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब बिना फ्लेम के बर्न करेंगे। फ्लेम मतलब देखो, फ्लेम दो टाइप की होती है, एक ल्यूमिनस और एक होती है नॉन ल्यूमिनस। मतलब जो फ्लेमेबल होते हैं वो आपके फ्लेमेबल मतलब जिनमें से रोशनी निकलती है, ल्यूमिनस होते हैं, जैसे कैंडल, कैंडल की लाइट येलो रहती है, लेकिन जो ब्लू लाइट से जलता है वो हीट बहुत ज्यादा देता है, जैसे गैस, तो वो इनफ्लेमेबल कहलाते हैं, ठीक है, मतलब फ्लेम नहीं देते हैं पर जलते हैं, हाँ। और ये डू नॉट बर्न इजली, बर्न इजली, ठीक है। ये जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह को ले लेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि ये आयंस नहीं बना पाते। और ये जनरली इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें भी जनरली मैंने बोला है बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है यहां पर ये आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, शोज आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, हालांकि ये बात सही नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपके आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में अगर हम देख लें तो एकदम से आइसोमेरिज्म, ठीक है। और क्योंकि वो ऑर्गेनिक तो है नहीं है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, लेकिन उनके अंदर आइसोमेरिज्म होती है, आइसोमेरिज्म होती है, तो इसका मतलब वो ये शो करते हैं। ये जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को शो करते हैं, और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस स्लो रिएक्शंस होते हैं। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन को शो करते हैं जो कि अपने आप में एक स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है, स्लो रिएक्शन होती है। जबकि ये जनरली आपके आयनिक रिएक्शन को शो करते हैं जो कि अपने आप में फास्ट होती है, ठीक है। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टीज इसकी हो गई है आपकी। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा क्या है कि उसके लिए हमने बिल्कुल अलग ही केमिस्ट्री बना दी, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसा क्या है, तो कार्बन के अंदर अगर बात करी जाए तो एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी और के अंदर नहीं होती है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कार्बन के अंदर एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लिंक विद अनदर एटम ऑफ सेम टाइप,
tendency of an atom to link with another atom of same type. जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन के साथ में मिलता है सेम टाइप के एटम के साथ में, और क्या बनाता है? Cl2 बनाता है, Cl2 बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में मिलता है और क्या बनाता है? O2 बनाता है, और कभी कभी क्या बनाता है? O3 भी बनाता है। इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ में मिलता है तो क्या बनाता है? Br2 बनाता है। ठीक है, सल्फर सल्फर के साथ में मिलता है तो ये क्या बनाता है? S2 बनाता है, S4 भी बनाता है, S6 भी बनाता है, S8 भी बनाता है, एक दूसरे के साथ में मिलता है। ठीक है, फास्फोरस फास्फोरस के साथ में मिलकर यहाँ पर P4 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये कार्बन के अंदर बहुत ज्यादा होती है। एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, पहली बात तो ये याद रखना, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इज टेट्रावैलेंट, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड के साथ लगता है, और ये चारों बॉन्ड पर क्या कर सकता है? 4 कार्बन लगा सकता है, और कार्बन नहीं मिलेंगे तो फिर ये हाइड्रोजन को लगाएगा। ठीक है, अब ये 4 कार्बन ऐसे भी लग सकते हैं लीनियरली, तो ये बिल्कुल ही एक अलग कंपाउंड होगा, ये बिल्कुल अलग कंपाउंड होगा। ये 4 एटम ऐसे भी लग सकते हैं, तो ये एक अलग कंपाउंड है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो खैर ये 5 कार्बन कर दिए हमने, ये 4 के साथ में बता रहे हैं, या चलो 5 के साथ में ही बता दे रहे हैं हम, ये बता दिया आपका। ठीक है, और हमने इसे यहां लगा दिया, तो ये बिल्कुल ही एक अलग कंपाउंड है, बिल्कुल ही आपका अलग कंपाउंड है। ये 5 जो रहते हैं ये ऐसे भी लग सकते हैं, साइकिल में भी लग सकते हैं, ये 3 की साइकिल हो सकती है, और 2 आपके ये ओपन लग सकते हैं। तो मतलब अलग अलग टाइप से लगकर ये अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होने की इसकी जो टेंडेंसी है, जिसे हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। सिलिकॉन हैज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, और सेकंड नंबर पर होता है कार्बन के साथ में, जिसमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कार्बन के कंपैरेटिवली ये ना के बराबर है, बट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू कार्बन। कार्बन के कंपैरेटिवली बिल्कुल ना के बराबर है सिलिकॉन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के अंदर बहुत 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 ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, और इसी सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, अब देखिए भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपके बनने लगे तो शुरू में ये हुआ कि उनकी नेमिंग जो थी, हम उसे जहां से वो मिलते थे उसके बेसिस पे उसकी नेमिंग करते थे। जैसे रेड एंड से मिला तो रेड एंड को हम बोलते हैं फॉर्मिका, तो हमने वहां से जो आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला तो हमने उसे बोल दिया फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी काटती है ना, तो आपको जो जलन होने लगती है वो किसकी वजह से होती है? वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, तो हमने उसे बोल दिया फॉर्मिक एसिड। क्योंकि फॉर्मिक एसिड कहां से मिला हमें? रेड एंड से मिला, और रेड एंड को क्या कहा जाता है? फॉर्मिका। ठीक है, अब जो आपका जैसे बटर होता है, बटर जब सड़ जाता है तो वो खट्टा हो जाता है, और खट्टा टेस्ट किसका होता है? एसिड का। तो जब ये बटर खट्टा हो जाता है, सड़ जाता है, तो इसके अंदर जो एसिड बनता है उसे हम बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। तो देखो जो चीजें जहां से मिल रही है उसके हिसाब से हम नाम रख दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बोल दिया मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड ये कहाँ मिलता है? तो ये एप्पल में मिलता है। अब एप्पल को किसी एक लैंग्वेज में मैलियम कहा जाता है। अब सारी लैंग्वेज थोड़ी है आप लर्न करोगे, ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी, वही हम ऐसे कैसे याद रख लें। अब लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो रहता है ये मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, यानी मिल्क से मिलता है, और मिल्क को हम क्या बोलते हैं? लैक्टम।
लैक्टम, ठीक है, ये आपकी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं। तो आप सारी चीजें थोड़ी पढ़ोगे जब आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आप ऐसे कैसे कितनों के नाम याद रख पाओगे, और लाखों करोड़ों कंपाउंड है, तो सबके कॉमन नेम याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको जब शॉर्ट टाइम में केमिस्ट्री पढ़नी होती है, तो यहाँ पर इसके लिए भी जैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको नेमिंग याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में आपको बताएंगे तो पहले हम उसका नाम बोलेंगे। अब आपको उस चीज का शेप और स्ट्रक्चर नहीं मालूम, तो आप उसके बारे में कैसे पढ़ोगे। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक यूनियन बनी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इंटरनेशनली बनी थी यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट ट्री और केमिस्ट या केमिस्ट्री की ये यूनियन बनी थी, और इस यूनियन ने आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के यानी नेमिंग के रूल निकाले। आज केमिस्ट्री की सारी चीजें यही सॉल्व करती है और इसे माना भी जाता है और वर्ल्ड वाइड माना जाता है, ताकि यहाँ अलग नाम और मालूम पड़ा चाइना में अलग नाम ना हो, ठीक है ना। तो IUPAC ने कुछ एक रूल्स निकाले, अगर सिर्फ आप सिंपली उन रूल्स को, कुछ एक रूल्स को आप जान लोगे, तो फिर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इजिली आप लिख सकते हो, और जब लिख सकते हो तो फिर आपको नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो रूल क्या थे, तो उस रूल में उन्होंने कहा कि एक होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, जड़, हर चीज की शुरुआत जड़ से होती है। लड़ाई की जड़ पेड़ की जड़, पेड़ की जहां से शुरुआत होती है, लड़ाई की जड़ जहां से लड़ाई की शुरुआत हुई, ठीक है। इसके आगे भी कुछ फिक्स होता है और इसके पीछे भी कुछ फिक्स होता है। जो आगे फिक्स होता है उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो पीछे फिक्स होता है उसे हम बोलते हैं सफिक्स। सब फिक्स कर दिया। इस सफिक्स के बाद भी एक और सफिक्स होता है, अभी कुछ फिक्स होने के लिए रह गया, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, और इसे हम बोलते हैं, बस ये चार चीजों को अगर आप यहाँ पर जान जाओगे तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बड़े आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। और कल से इनके बारे में अपन जानना स्टार्ट करेंगे।